हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमें अनेक प्रकार के जो प्रेशर रहते हैं या दाब रहते हैं उनमें क्या संबंध रहेगा, अनेक प्रकार के दाब हैं उनका क्या अर्थ रहेगा, तो ये सब पार्ट करेंगे। तो देखिए, एक जो सेल होती है उस सेल की यदि हम बात करें तो उस सेल के अंदर अनेक प्रकार के प्रेशर होते हैं। तो कौन कौन से प्रेशर हैं एक कोशिका में, कौन से दाब लगते हैं एक कोशिका में, हम उन दाबों की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहा वो रहा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप इन सेल। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, कि कोशिका में कितने प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, उन दाब जो है उनकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ निकलता है। तो यदि इनमें बात करें तो हम ये कहें 4 टाइप्स, 4 प्रकार के दाब होते हैं। अब 4 प्रकार के दाब हैं, इनकी यदि बात करें तो इनमें देखिए ऑस्मेटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। सेकंड है टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब। थर्ड है वाल प्रेशर, भित्ति दाब। और फोर्थ है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, डीपीडी। देखिए, काफी शॉर्ट में नाम चलेगा, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, विसरण दाब न्यूनता। ये 4 प्रकार के प्रेशर होंगे। चारों प्रकार के जो प्रेशर हैं इनमें से हम बात करते हैं, जो फर्स्ट प्रेशर है ऑस्मेटिक प्रेशर। अब ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसको देखिए कि यदि हम बात करें, देखिए इस चीज को समझने से पहले ऑस्मोसिस का क्या मीनिंग है, ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन है, उसको समझना जरूरी है, जो पहले करवाया है। यदि ऑस्मोसिस का पार्ट आता है या कहें प्रासरण यदि हमें आता है, तब हम विषय जो प्रासरण दाब है इसको भी समझेंगे। तो देखिए, प्रासरण दाब की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रहा हूं कि हमने ये कहा कि ये एक सॉल्यूशन है, यानी ये जो फनल जो रहता है, हम फनल की बात करें या फिर कहें जो कीप है, हमने इसके जो मुंह पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम झिल्ली है वो लगा दी है। तो यहां पर हमने लगाई अर्ध पारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस फनल या कीप के अंदर, इस फनल या कीप में हमने सॉल्यूशन या विलियन भरा, और जो विलियन यानी जो सॉल्यूशन हमने इसको भरा है, इसकी बात करें तो ये सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन हुआ। तो यहां विलियन सांद्र है और बाहर विलियन जो है वो डाइल्यूट है, या फिर सीधा संबंध है, यहां पर केवल जल है, वाटर ही है, प्योर वाटर है। हो गए। तो बाहर हमने कहा कि प्योर वाटर है, इसके अंदर एक विलियन भरा हुआ है, और यहां लगी हुई है अर्ध पारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है उसको लागू करते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ है जिसके अंदर ये कहें वाटर मॉलिक्यूल आदि कहें, या फिर कहें कि जो तनु विलियन है, डाइल्यूट विलियन है, उस डाइल्यूट विलियन से वाटर मॉलिक्यूल अर्ध पारगम झिल्ली के थ्रू कंसंट्रेट विलियन में जाएंगे। तो अपना सीधा अर्थ ये हुआ कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें एंट्री करेंगे, यानी जल के अणु, ये अर्ध पारगम झिल्ली है, इस अर्ध पारगम झिल्ली से जल के अणु इस विलियन में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो विलियन भरा हुआ है ये कंसंट्रेट है और ये प्योर वाटर या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग यहां एंट्री करेंगे। अब देखिए कि ये कब तक एंट्री करेंगे,
जब तक इसकी और इसकी कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, एंड दोनों सॉल्यूशनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी, तब तक ये एंट्री करें। तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी इसकी हो जाएगी, यानी दोनों की सांद्रता बराबर होगी, तब तक जाएंगे। तो ये तो था प्रासरण, ओस्मोसिस। हम ये कहें कि ये जो पार्ट है ओस्मोसिस या प्रासरण, ये कंप्लीटली आया है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखिए इसको कि ये जो पार्ट है कि इस पार्ट के ऊपर हमने एक प्रेशर लगाया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको एंटर करने से रोकने के लिए हमने यहां पर प्रेशर लगाया, इस तरीके से जो है एक प्रेशर लगा दिया। अब देखिए कि मैं सीधा सिंपल एक अर्थ बता देता हूं कि कई बार जो हम जैसे गैस वेल्डिंग करते हैं, तो गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो टैंक बना हुआ रहता है, जैसे देखा हो तो उस टैंक के अंदर देखिए एक छोटा टैंक रहता है, उसके ऊपर एक बड़ा टैंक रहता है। जैसे ही गैस बनती है वो बड़ा टैंक ऊपर की ओर जाने लग जाता है। अब देखिए हम ये उस टैंक को हम दबाएं ताकि वह ऊपर नहीं आए, तो कितना दाब लगाते हैं, जो प्रेशर लगता है वही प्रेशर यहां पर है। दूसरा, इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझिए कि जैसे हम ये कहें कि जैसे एक कोई भी ट्यूब होती है या बैलून या गुब्बारा होता है, उस बैलून में हम हवा भरते हैं तो उससे उसकी साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये कॉमन चीज है। अब उस बैलून को हम बाहर से दबाएं तेजी से, और बाहर से दबाएं फिर उसमें हम हवा भरते हैं, तो वह बैलून फैलेगा नहीं। लेकिन यदि कम दबाएंगे तो वह फिर थोड़ा फैलेगा, जितना फैलता है उससे कम फैलेगा। यदि और कम दबाएंगे तो और थोड़ा अधिक फैल जाएगा। तो ऐसे हम ये कहें जितना अधिक दबाएंगे बैलून उतना ही कम फैलेगा, और जितना कम दबाएंगे बैलून उतना ही अधिक फैल जाएगा। अब देखिए उस गुब्बारे को हम इतना दबाएं कि वह फैले नहीं, यानी इसके अंदर ये कहें कि हम मैक्सिमम जो पार्ट है वो इतना प्रेशर लगा दें कि वो नहीं फैल पाए। तो जो प्रेशर बाहर से लगाया है वह प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब होता है। सीधा सिंपल अर्थ ये रहता है इसका। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर हमने ये कहा कि ये सॉल्यूशन है, ये वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु इसके अंदर एंट्री करेंगे, इस पर हमने प्रेशर लगाया इस जगह पर। तो ये प्रेशर देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम का वेट रखा फिर भी ये ऊपर जा रहा था, हमने 200 ग्राम रखा फिर भी ऊपर जा रहा था, हमने 500 ग्राम रखा फिर भी ऊपर जा रहा था, हमने 1 किलोग्राम रखा तब ये ऊपर नहीं गया, यहीं पर ही रुक गया। इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट रखने पर जल के अणु जो हैं वो अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब प्रेशर कितना हुआ, 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम का दबाव लगाने पर जल के अणु अंदर नहीं जाएंगे, एंट्री नहीं करेंगे। तो ये जो प्रेशर लगाया उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या रह जाएगी कि प्योर वाटर यानी जो शुद्ध जल है वो अर्ध पारगम झिल्ली से एक सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर एंट्री करेगा, प्रवेश करता है। तो उस कंसंट्रेट विलयन पर एक इतना दबाव लगा दें ताकि जल के अणु प्रवेश नहीं कर सके। इन जल के अणु प्रवेश करने से या एंट्री करने से रुक जाएं, जल के अणु जो है उनको एंट्री करने से प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो जो प्रेशर लगाया जा रहा है वह ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। देख काफी इंपोर्टेंट है, समझना काफी जरूरी है। हम ये कहें कि देखिए 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन इधर है एक सॉल्यूशन इधर है, बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। एक डाइल्यूट है तो इधर कंसंट्रेट है। जल के अणु डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर जाएंगे। कंसंट्रेट पर बाहर से हमने एक दाब लगा दिया और इतना लगा दें कि इधर से जल के अणु इधर नहीं जा पाए। तो जो यहाँ प्रेशर लगाया है ताकि जल के अणु एंट्री नहीं कर पाए, तो वही प्रेशर क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, प्रासरण दाब रहेगा। जितनी अधिक कंसंट्रेशन रहेगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा।
क्योंकि जितना कंसंट्रेशन रहेगा वो जल को उतना ही अधिक खींचेगा। तो जितनी अधिक कंसंट्रेशन जल को उतना ही जो खींचा जाएगा या उतना ही अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ये इसका होता है सबसे फर्स्ट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब इसके बाद सेकंड देखिए टर्गर प्रेशर, ये पार्ट। तो इसको देखिए मैं एक बार इस कोशिका के बेस पर और बता देता हूं कि कोशिका के बेस पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है। ये एक कोशिका है, कोशिका के बाहर अर्धपारगम झिल्ली है या फिर कहें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है। बाहर हमने जल भरा और इधर कोशिका द्रव है, इस जगह पर साइटोप्लाज्म या फिर कहें कोशिका द्रव। अब ये तो हुआ कोशिका द्रव, ये हुआ प्योर वाटर। तो यहां पर हुआ प्योर वाटर, शुद्ध जल है। शुद्ध जल इधर विलयन होने की वजह से शुद्ध जल क्या करेगा, कोशिका में एंट्री करेगा, इस तरीके से कोशिका में प्रवेश करेगा। तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका पर हम इतना प्रेशर लगाएं चारों ओर से, यानी इतना प्रेशर लगाएं इस कोशिका में कि ये जल की एंट्री नहीं हो। तो जो प्रेशर लगाएंगे वही प्राशन दाब हो। तो कोशिका के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक कोशिका को यदि हम शुद्ध जल में या प्योर वाटर में रखेंगे तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा या एंडो ऑस्मोसिस होगा, अंतः प्रासरण होगा। तो यहां पर देखिए इस कोशिका पर बाहर से एक इतना दबाव लगाएं, प्रेशर लगाएं ताकि इसके अंदर जल नहीं जा पाए। जैसे इस कोशिका को चारों ओर से ऐसे दबा दें तो कोशिका जो है उसके चारों ओर दाब लग गया तो जल अंदर नहीं जाएगा। तो जल अंदर नहीं जाएगा, कितना दाब लगाया है इस जल को रोकने के लिए, यानी जल है उसको रोका, अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए जो दाब लगता है वह ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो एक तो हुआ ये। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा जो पार्ट है वो पार्ट आता है इसके अंदर टर्गर प्रेशर। अब देखिए टर्गर प्रेशर बिल्कुल इस कोशिका के बेस पर ही है कि जैसे ये पार्ट है, यहां पर हमने एक कोशिका को रखा, एक सेल को रखा, इस कोशिका के अंदर जैसे जल जो है वो अंदर आएगा, यानी यहां पर हमने जल था, यहां पर था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, सांद्र विलयन होगा। इधर प्योर जल है तो ये डाइल्यूट रहेगा, तो जल इसके अंदर जाएगा। जब जल अंदर जाएगा तो ये पार्ट जो है, इसका जो ये लिक्विड पार्ट है, ये बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा इस तरीके से। देखिए ये एग्जाम्पल है एक टायर और ट्यूब के द्वारा बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाता है कि हम ये कहें कि बाहर जैसे एक टायर है, उसके अंदर हमने ट्यूब डाल दी है। जब हम ट्यूब में हवा भरेंगे या फिर कहें कि यहां पर एग्जाम्पल हुआ कोशिका में जब जल की एंट्री होगी तो ये कोशिका बाहर की ओर ऐसे फैलेगी, इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे फैल जाएगी। एंड ट्यूब में हम हवा भरते हैं तो ट्यूब बाहर की ओर फैलने लग जाती है। तो ये जो बाहर की ओर फैलती है तो किस कारण से फैलती है कि ट्यूब में हमने हवा भरी, वो हवा जो है वो हवा बाहर की जो ट्यूब है उस ट्यूब के रबड़ पर प्रेशर लगा रही, जिससे ट्यूब फैल रही है। जैसे हम बैलून या गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा बैलून की जो वाल होती है, भित्ती होती है, उस पर प्रेशर लगाता है, बैलून फैल जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कि कोशिका में जल अंदर जाएगा तो ये कोशिका बाहर की ओर फैल जाएगी। किसके कारण? इस कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसके दबाव के कारण। तो ये जो जैसे ही कोशिका के अंदर जल जाएगा तो कोशिका द्रव जो इस भित्ति पर या फिर कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगाएगा, यानी ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है, इस पर जो प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसको देखें,
यदि कोशिका में जल अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली पर बाहर की ओर दबाव लगाता है, और जो दबाव लगाता है उस दबाव को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। इसके ठीक अपोजिट आएगा वाल्व प्रेशर। देखिए मैंने ये कहा कि जो ट्यूब में हवा भरी, ट्यूब फैलने लगी, लेकिन उसके बाहर हम ये कहें कि टायर है, तो जो टायर रहता है वह टायर क्या करेगा, उस ट्यूब पर बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगाएगा ताकि वो अधिक नहीं फैले। और हम देखते हैं व्हीकल में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि टायर जो बाहर रहता है वो ट्यूब पर प्रेशर लगाता है, ट्यूब को एक निश्चित साइज से अधिक नहीं फैलने देता है। तो ट्यूब पर जो टायर ने जो प्रेशर लगाया अंदर की ओर, वो होता है वाल्व प्रेशर। तो यहां पर बिल्कुल वही है कि ये जैसे जैसे बाहर की ओर एंट्री करे, जैसे ये बाहर की ओर फैलेगी, तो इसके बाहर यदि हम बात करें तो इसके बाहर होती है कोशिका भित्ति। देखिए ये पार्ट कोशिका भित्ति, या फिर कहें सेल वाल। तो जो सेल वाल है, ये सेल वाल हार्ड होती है, पादपों के अंदर सेल वाल होती है, सेल वाल हार्ड होती है, कठोर होती है। अब जैसे ये बाहर की ओर फैलेगा तो ये सेल वाल बाहर से अंदर की ओर दबाव लगाएगी। तो यहां पर जो सेल वाल ने, जब कोशिका टर्गर स्टेज में आती है तब सेल वाल इस पर इनर साइड में या अंदर की ओर प्रेशर लगाता है। देखिए ये अंदर की ओर प्रेशर लगाएगा और ये बाहर की ओर प्रेशर था। तो स्फीत प्रेशर या टर्गर प्रेशर है वो बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन उसके बाहर जो कठोर भित्ति है वो अंदर की ओर प्रेशर लगा रही है। तो जो अंदर की ओर प्रेशर लगाया उसको हमने कहा वाल्व प्रेशर। हो गई है। तो ये जो पार्ट होता है वाल्व प्रेशर का क्या अर्थ हुआ कि एक कोशिका भित्ति जो है वो जो कोशिका द्रव पर अंदर की ओर जो प्रेशर लगाता है वह प्रेशर होता है वाल्व प्रेशर या भित्ति दाब। तो सेकंड ये हुआ। तो यहां पर देखिए इनको शॉर्ट में जैसे टीपी, डब्ल्यूपी और ये होता है ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये था थर्ड प्रेशर। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, विसरण दाब न्यूनता। देखिए हमारे इसके अंदर ये चारों प्रेशर है, इनका काफी अधिक रोल है। अब देखिए डीपीडी का क्या अर्थ रहेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल है। हम बात करें कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तेजी से डिफ्यूज होंगे, विस्तृत होंगे। तो विस्तृत जो होंगे तो यहां पर देखिए तेजी से शुद्ध जल या फिर कहें प्योर वाटर, इसकी जो डिफ्यूजन रेट है वो हाई रहेगी। रेट जो है वो हाई है। एक शुद्ध जल की डिफ्यूजन रेट या विस्तृत होने की जो दर है वो हाई होती है, अधिक होती है। और इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से जैसे मैं बताता हूं उसके अकॉर्डिंग समझते जाएंगे। जैसे वाटर की बात करें, जल जो है उसका हमने एक गिलास भरा और फर्श पर डाल दिया है, तो वह तेजी से पूरे फर्श पर फैल रहा है। इसका मतलब शुद्ध जल तेजी से फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। एक तो हुआ ये। इसके बाद देखिए उस जल के अंदर हम कोई भी सोलूट या कोई भी पदार्थ या सब्सटेंस डिजोल्व कर देते हैं, विलय कर देंगे। तो जल में हम कोई भी जो सब्सटेंस रहते हैं उनको डिजोल्व कर रहे हैं, विलय करेंगे, तो इससे एक सॉल्यूशन बनेगा। तो हमने एक तो ये कहा, दूसरा हमने ये लिया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी कौन सा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट के रूप में हमने लिया वाटर, जल को लिया है।
तो जो सॉल्यूशन हमने लिया है उस सॉल्यूशन की बात करें, उसमें जो सॉल्वेंट है वो जल है। सोल्यूट की हमने देखिए एक बात करें कि जैसे शुगर है, चीनी के पार्टिकल लिए, तो यहां पर यह कहा कि शुद्ध जल तेजी से फैल गया फर्श पर, लेकिन जब उस शुद्ध जल में हमने थोड़ी सी शुगर या चीनी डाल दी तो वह जल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। देखिए ये सिंपल एग्जांपल समझेंगे बहुत अच्छे से आएगा। तो जल जो था वो गाढ़ा हो गया। अब उस शुगर का जो विलयन बना है उसको फर्श पर डालें और एक प्योर जल को डालें, तो तेजी से प्योर जल फैलेगा और जो शुगर का विलयन है वो उसकी तुलना में धीमी गति से फैलेगा। जैसे हमने डाला चारों ओर 1 मीटर की दूरी के अंदर यदि शुद्ध जल 1 मिनट में फैल जाता है तो हम ये कहें कि जो शुगर का विलयन है वह 1.5 मिनट में फैल पा रहा है। ऐसे ही यदि हम बात करें कि यदि सोलूट या शुगर और डाल देंगे, विलयन और गाढ़ा हो जाएगा और धीमी गति से फैलेगा, और उसमें शुगर डालेंगे विलयन और गाढ़ा हो जाता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, या कंसंट्रेशन जो रहती है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है और धीमी गति से फैलेगा। तो जैसे जैसे सोलूट या विलायक में विलेय पदार्थ हम डालते जाएंगे या मिलाएंगे, वैसे वैसे उनके विसरण की दर कम होती चली जाएगी, फैलने की जो दर है वो कम होती चली जाएगी। ये एक सिंपल सा अर्थ है और यही डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी है कि कितना कम हुआ। देखिए शुद्ध जल जितनी तेजी से फैल रहा है उसकी तुलना में शुद्ध जल का विलयन या शुगर विलयन कितनी धीरे फैलता है, उन दोनों का अंतर ही विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी होता है। तो देखिए इसे के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका यह हो जाएगा डीपीडी शुद्ध जल का विसरण दाब, जितनी तेजी से फैलेगा जितना विसरण दाब उतनी तेजी से फैलेगा। तो शुद्ध जल का विसरण दाब और विलयन का विसरण दाब, इनका जो अंतर है वही अंतर कहलाता है डीपीडी विसरण दाब न्यूनता। तो हम ये कहें कि डिफरेंस बिटवीन प्योर वाटर का जो प्रेशर है एंड सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस रहता है प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर और सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर में जो अंतर होगा उस अंतर को हम डीपीडी कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो देखिए इस चीज को एक बार फिर से, क्योंकि ये काफी बार आएगा। शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे अधिक है और विलयन जैसे जैसे विलय मिलाएंगे विसरण दाब शुद्ध जल का विसरण दाब जो रहता है वो कम होता जाएगा। तो शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे अधिक और विलय मिलाने पर दाब घट जाता है, कम हो जाता है। तो जो इन दोनों का अंतर होगा वही अंतर डीपीडी कहलाता है। तो ये थे हमारे प्रेशर। अब इसी के साथ में एक और देखिए कि ये जो पार्ट होता है टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर। तो एक कोशिका जो है इस तरीके से, देखिए कोशिका जो है वो फ्लैसिड या सलथ अवस्था में है। तो जो फ्लैसिड है या सलथ अवस्था में है, यदि इसकी बात करें तो यहां पर देख, तो जो एक कोशिका है सलथ अवस्था या फ्लैसिड, सिंपल सा कहते हैं कि मुरझाई हुई कोशिका। मुरझाई हुई कोशिका जो है उस कोशिका की कोशिका झिल्ली बाहर की ओर कोई दाब नहीं लगाती है, तो हम ये कहें कि उसका जो टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब है वो 0 होगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि उस कोशिका के अंदर जल चला जाए, कोशिका स्फीत हो जाती है, टर्गिड हो जाती है, तो जो फूल जाती है सिंपल ये कहें, तो इसका मतलब उसके अंदर जो जीवद्रव्य है वो बाहर की ओर काफी अधिक दाब लगा रखा है,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक टर्गर जो सेल होती है उसका विसरण दाब जो टर्गर प्रेशर का जो रहता है वो अधिकतम रहता है स्फीत कोशिका का। ऐसे यदि हम बात करें कि शुद्ध जल जो रहता है, यदि शुद्ध जल के डीपीडी की बात करें तो वो अधिक रहेगा। देखिए ये भी एक उसी क्रम से है, शुद्ध जल है इसका डीपीडी अधिक है और विलय मिलाएंगे तो उतना ही कम हो जाएगा। तो जो डीपीडी है वो प्योर जल की मैक्सिमम होती है, या किसी भी विलायक की जो डीपीडी है वो हमेशा प्योर या शुद्ध अवस्था में ही अधिकतम होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो चारों प्रेशर है, इन चारों प्रेशर के अंदर है जो हम बात करें कि इनमें क्या रिलेशनशिप रहता है, क्या संबंध रहता है, इस पर जो क्वेश्चन आता है कि इनका जो रिलेशन रहता है उस पर एक हम ये कहें कि न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखिए जो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको करके देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए विभिन्न प्रकार के जो दाब है उनमें क्या संबंध होता है, या फिर हम ये कहें रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रेशर्स। जो हमने ये प्रेशर पढ़े हैं इनमें क्या संबंध होता है। तो देखिए इनको समझने के लिए हम ये कहें कि जिस भी पदार्थ की यदि हम डीपीडी की बात करें तो डीपीडी का मतलब ये रहता है कि जो शुद्ध जल और विलयन के अंदर जो अंतर रहता है दाब का, वो यदि डीपीडी बढ़ेगा इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सांद्रता बढ़ती जा रही है। यानी यदि हम बात करें डीपीडी की तो यहां पर देखिए शुद्ध जल है और यहां पर यदि हम बात करें विलयन, यदि हम बात करेंगे इसके कि डीपीडी की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी यानी विसरण की दर उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। इसकी दर कब अधिक होगी, जब इसकी वैल्यू अधिक और इसकी वैल्यू हो कम। तो विलयन का जो दाब है उसकी विलयन जो दर कम रहेगी, इसकी अधिक है तो डीपीडी भी बढ़ जाता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट, विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता इक्वल टू प्रासरण दाब माइनस स्फीति दाब। ये फॉर्मूला है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। विसरण दाब न्यूनता प्रासरण दाब और स्फीत दाब के अंतर को कहते हैं। जितनी अधिक डीपीडी होती है उतना ही हम ये कहें कि जल अवशोषण की जो क्षमता रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर देखिए जितना डीपीडी अधिक, जल अवशोषण उतना ही अधिक होगा। तो ये यदि हम देखें तो यदि बात करें तो यहां पर है दो सेल्स, यदि हम बात करें फर्स्ट यदि सेल की बात करें तो देखिए फ्लैसिड सेल। तो जो फ्लैसिड सेल है या फिर कहें शलत सेल कोशिका, इसका अर्थ यह हुआ मुरझाई हुई कोशिका। देखिए मुरझाई हुई कोशिका की बात करें तो मुरझाई हुई कोशिका की बात करें, मुरझाई हुई कोशिका का जो कोशिका द्रव बाहर तो कोई दबाव लगाता ही नहीं है। हमने कहा कोशिका मुरझाई हुई है, उसका कोशिका द्रव क्या उसकी झिल्ली पर दाब लगाएगा, नहीं लगा पाता है। तो हम ये कहेंगे कि यदि कोशिका शलत अवस्था में है तो उस समय टीपी इक्वल टू 0। इसका मतलब डीपीडी इक्वल टू जितना ऑस्मेटिक प्रेशर रहेगा उतना ही उसका डीपीडी रहेगा। यानी यदि कोशिका मुरझाई हुई, देखिए अर्थ समझने के लिए मुरझाई हुई या शलत या फ्लैसिड है तो उस समय उस कोशिका के अंदर बात करें कि तो बाहर की ओर दाब बिल्कुल 0 रहेगा, इसीलिए हम बात करें कि डीपीडी इक्वल टू ओपी। इसके बाद हम बात करें टर्गर कोशिका की। तो जो टर्गर जो सेल रहती है
यदि इसकी बात करें तो टर्गर जो सेल है, टर्गर सेल के अंदर हम बात करें डीपीडी इक्वल टू 0। यदि कोशिका टर्गर है, स्फीत है, फुली हुई कोशिका है, तो वो जल तो ले ही नहीं सकती। और डीपीडी को जल अवशोषण की दर कहते हैं कि कितना जल अवशोषण होगा वो डीपीडी पर डिपेंड करता है। जितना डीपीडी अधिक उतना ही जल अवशोषण होगा। तो कोशिका जब फुली हुई है, स्फीत है, तो वो तो जल तो अवशोषण करेगी नहीं। तो हम ये कहें कि उसके जल अवशोषण की कैपेसिटी 0 है, उसका डीपीडी 0 है। तो हम इसको ये लिखेंगे कि 0 इजिकल टू ओपी माइनस टीपी, या फिर हम इसको ये कहें कि ओपी इजिकल टू टीपी। तो ये अर्थ हुआ इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान देना है। कोशिका यदि सामान्य कोशिका की बात करें तो ओपी माइनस टीपी ये फॉर्मूला है। यदि कोशिका फ्लैसिड है, स्लथ है या मुरझाई हुई है, उस समय डीपीडी इक्वल टू ओपी, क्योंकि टीपी 0 होता है। इसके बाद यदि टर्गर सेल है या फिर कहें खुली हुई या स्फीत कोशिका है, उस समय डीपीडी 0 होता है, तो ओपी इक्वल टू टीपी होता है। तो ये है। अब इसका एक डायग्राम है, उसको और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डायग्राम होता है, कैसे एक प्रेशर घटता है तो दूसरा बढ़ता है। देखिए इस तरीके से हम देखें कि एक कोशिका है, एक कोशिका की बात करें तो ये कोशिका है, ये यदि फ्लैसिड है, फ्लैसिड सेल है, तो फ्लैसिड सेल की बात करें तो फ्लैसिड सेल के अंदर हम ये कहेंगे कि टीपी जो है, टीपी इक्वल टू 0। तो फ्लैसिड सेल के अंदर टीपी रहेगा 0। लेकिन यदि हम बात करें ऑस्मेटिक प्रेशर की, तो ऑस्मेटिक प्रेशर रहेगा हाई। देखिए फ्लैसिड सेल है, मुरझाई हुई कोशिका है, उसमें टीपी 0 और ऑस्मेटिक प्रेशर अधिक है। अब देखिए जैसे ये टीपी, जैसे उसके अंदर जल जाएगा, कोशिका में धीरे धीरे जल जाएगा, तो जल जाएगा तो उसका कोशिका द्रव बाहर की ओर दबाव लगाएगा। यानी जैसे ही जल जाएगा तो टीपी इंक्रीज हो जाएगा, बाहर की ओर दबाव लगना बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ेगा। लेकिन वहां पर जो ऑस्मेटिक प्रेशर है, जो सांद्रता है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। जल अंदर जाएगा तो सांद्र की जगह क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे टीपी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे टीपी बढ़ेगा तो ये कम होता आ जाएगा। इस प्रकार से एक स्थिति ऐसी आ जाएगी इस तरीके से कि जब जो सेल होगी, देखिए कि जब जो सेल है वो टर्गर हो जाएगी। देखिए यहां पर फ्लैसिड है, सलथ कोशिका, और यहां पर है स्फीत कोशिका। टर्गर कोशिका, और यहां पर ओपी इजिकल टू टीपी, यहां पर ओपी इजिकल टू टीपी होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। कि देखिए ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें कि जैसे मुरझाई हुई कोशिका है उसका टीपी 0 है, तो हमने 0 किया। मुरझाई कोशिका में जल को खींचने की क्षमता बहुत अधिक है, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर बहुत अधिक है, तो इसको हमने कहा हाई। जैसे जल अंदर गया तो उसका टीपी यानी कोशिका द्रव बाहर दबाव लगाने लगा, लेकिन जल को खींचने की क्षमता उतनी कम हो गई, तो ये प्रेशर जहां इतना था उससे घटकर इतना हो गया इस जगह पर। लेकिन ये प्रेशर यहाँ 0 था तो यहां से ये आ गया। जैसे जैसे जल अंदर जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा और ये उतना ही घटता आएगा। ऐसे लास्ट में हम ये कहें कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों इसकी और इसकी बात करें ये बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये इनका संबंध है। देखिए इनके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कि जैसे ये कहा जाता है कि इस तरीके डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है कि यदि ये हो जाए कि कोशिका ए है, उसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर दिया हो और टर्गर प्रेशर दिया हो, कोशिका बी है, उसका ऑस्मेटिक और टर्गर प्रेशर दिया हो, और ये पूछा जाए जल किससे किस कोशिका में जाएगा, तो यहां पर ध्यान देना जिसका डीपीडी अधिक रहेगा उसी में जाएगा।
तो दोनों का अंतर निकालेंगे, डीपीडी अधिक रहेगा उधर जल जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो प्रेशर या दाब थे